हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और यहाँ पर हम लोग जो पेपर आज देखने वाले हैं वो है 2012 का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पेपर। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे एक सेशन में, और उसके बाद जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। इसके पहले मैंने एक आपका पेपर करवाया है सीडीपी का 2011 का, उसमें 30 क्वेश्चंस मैंने एक साथ में कराए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। आई बटन में लिंक दिया रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया रहेगा। एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको बताया है, तो आप जाकर ज़रूर उसे देख लीजिएगा। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायरेक्शंस दी हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। जो ऑप्शंस हैं आपको सीटेट में मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर करेक्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त लग रहा हो या फिर सही लग रहा हो वो लगाना होता है। ठीक है। और यहाँ पर आपकी डेली क्लासेस अभी होंगी 11 बजे से 11 AM डेली, और रात के टाइम 10 PM पर। तो मेक श्योर दोनों टाइम पर आप अवेलेबल हों। ज़्यादा लंबे सेशंस नहीं रहेंगे, बट आपके सारे पेपर 2011 से लेकर के 2020 तक 19 तक जितने भी पेपर हुए हैं दिसंबर 2019, सारे पेपर मैं करवाऊंगी, हर एक पार्ट करवाऊंगी, सारे सब्जेक्ट करवाऊंगी, और पेपर 1 पेपर 2 सभी चीज़ करवाऊंगी। तो आप ज़रूर से 11 AM और 10 PM पर अवेलेबल रहें। पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया। BF स्किनर, जॉन ड्यूवी, एरिक इरिक्सन या फिर चार्ल्स डार्विन। सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब है यहाँ पर जॉन ड्यूवी। ठीक है। लैब विद्यालय भी इन्होंने बनाए थे, आपको पता होगा। और प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत इनके जो लैब स्कूल्स हैं वो आते हैं। त्रिध्रुवीय जो प्रिंसिपल है वो भी इन्होंने बताया, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम 3 चीज़ें इन्होंने शामिल की थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, अ टीचर शुड, एकल अभिभावक को वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ट्रीट सच अ चाइल्ड डिफरेंटली, इस प्रकार का जो बच्चा है उसके साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। असाइन लेसर होम असाइनमेंट्स टू सच अ चाइल्ड, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड एज पर विद अदर चिल्ड्रन, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर्स दें आप। यहाँ पर तो आंसर क्लियर है कि किस टाइप सा शिक्षक को बिहेव करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। हाँ, ज़्यादातर लोग सही ही आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सही आंसर क्या है। फोर्थ, ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच अ चाइल्ड एट पर एज पर विद अदर चिल्ड्रन, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि वो एकल अभिभावक का बच्चा, सिंगल पेरेंट है, और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए, काइंड होना चाहिए आपको, और उसके जो बातें हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन, एक्सेलरेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। स्पीडिंग अप द ट्रांजैक्शन ऑफ को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। प्रमोटिंग सच स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग द प्रेजेंट ग्रेड, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। नेक्स्ट ऑप्शन, एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा।
हाँ, तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा वो होगा थर्ड वाला। ऐसे जो विद्यार्थी होंगे उनका वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उच्च स्तर में उनको प्रोन्नत कर देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, सॉल्व एक्सरसाइजेस गिवन एट द एंड ऑफ 5 चैप्टर्स एट 1 गो। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। नेक्स्ट है, टीच देयर क्लास ऑन टीचर्स डे। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। थर्ड, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ स्कूल मैच रिसेंटली हेल्ड। अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। नेक्स्ट, राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कॉन्सेप्ट्स। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। कौन सा सही होगा? यहाँ पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जिनमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं यहाँ पर इस सेशन में आपको करवा रही हूँ। और कुछ जो क्वेश्चंस हैं 10 अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस हैं जिनमें समझाने की ज़रूरत है और एक कॉन्सेप्ट भी आपको बताने की ज़रूरत है। वो सेशन सेकंड पार्ट में रहेगा। ठीक है, तो 2 पार्ट में रहेगा ये वाला वीडियो। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जवाब दें सभी लोग। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फोर्थ, राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कॉन्सेप्ट्स। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। इसमें क्या होगा, बच्चे की जो सृजनात्मकता है, इमेजिनेटिव जो उसकी पावर है, वो सारी चीजें निकल कर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला, ओरेटर वाचक। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर राजनीतिक नेता। तीसरा, सर्जन शल्य चिकित्सक। या फिर चौथा, पोएट कवि। बताएं। सही जवाब, सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? शल्य चिकित्सक। ठीक है। Knowledge of dash will be most significant for a teacher dealing with a class comprising students of mixed age groups. मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस चीज का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शंस दिए हैं, कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डेवलपमेंटल स्टेजेस, विकासात्मक अवस्थाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्यूपेशन ऑफ द पेरेंट्स, उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से सही जवाब बताएं सभी लोग। कुछ लोग गड़बड़ आंसर दे रहे हैं। सही जवाब यहाँ पे होगा विकासात्मक अवस्थाएं। अब विकासात्मक अवस्थाएं जैसे डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, जीन पियाजे की डेवलपमेंट स्टेजेस हैं 0 से 2 साल तक, SPCF है 0 से 2 संवेदी, और 2 से 7 आपकी प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट 7 से 11, देन फॉर्मल। सारी अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर मिक्स्ड एज ग्रुप वाले बच्चे हैं क्लास में तो तभी तो वो मतलब उनकी थिंकिंग समझ पाएगा कि किस एज ग्रुप में बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे वो ज़्यादा सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स में बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? स्टूडेंट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सही जवाब बताएं जल्दी।
सही जवाब यहाँ पे है सेकंड। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। देखिए मैंने आपको बताया है कई बार कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, वो होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट में सभी चीज़ें आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल, सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जबकि वृद्धि में क्या होगी, उस चीज़ को आप मेजर कर सकोगे, वृद्धि को, मोस्टली फिजिकल चेंजेस। आगे देखते हैं। स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थियोरीज रिफर्स टू, सीखने के सिद्धांतों में के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। सिमुलेशन टीचिंग, अनुरूपित शिक्षण, रिकैपिट्यूलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग यानी कि पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। रिकैप हो रही हैं चीज़ें, जिसमें जैसे आप सीरियल में देखते हैं रिकैप होता है, ठीक है। टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। ascertaining the causes of mistakes done by the students, कौन सा सही होगा, स्कैफोल्डिंग आपको पता होगा, वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है, MKO और इसके अलावा ZPD, ये सारे वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट्स हैं। इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, जितने भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, ZPD में आपको पता होगा। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि तब तक आपको सहयोग प्रदान किया जाता है जब तक कि आप उस कार्य को सीख नहीं जाते। जिस प्रकार से साइकिल चलाने वाला अगर व्यक्ति है कोई चलाना सिखा रहा है तो उसको MKO कहेंगे। जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तो जो MKO है यानी कि जो इंसान उसे सिखा रहा है वो फिर उसके बाद में साइकिल फिर नहीं चलवाएगा, छोड़ देगा। अस्थायी सहयोग था वो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टेस्ट। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण कौन से परीक्षण का उदाहरण है, किस टाइप के परीक्षण का उदाहरण है, यहाँ पे स्पेस है। वर्बल IQ, कल्चर फ्री IQ, नॉन ग्रुप IQ या फिर पर्सनैलिटी। 4 ऑप्शंस दिए हैं हिंदी में, देख लें आप और सही जवाब दें। मोस्टली सही आंसर्स ही आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सही जवाब होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, कल्चर फ्री IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ड comprehensive in the scheme of continuous and comprehensive evaluation is supported by the following except। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। 4 ऑप्शन है। थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत, थियोरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, JP गिलफोर्ड थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट है LL थर्स्टन्स थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, LL थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। सही जवाब कौन सा होगा इसमें? देखिए ये वीडियो पर्टिकुलर इसलिए 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको समझाना ज़रूरी है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि जो भी पेपर हैं वो आपको एक पार्ट में ही मिलें, पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलें, ठीक है। अगर समझाने वाला कोई चीज़ होगा तो उसे मैं अलग से बना दूंगी। सही जवाब यहाँ पे होगा JP गिलफोर्ड थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट डैश लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द डैश बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस आप देखें, फॉर कनेक्शंस, फॉर डिफरेंस, ऑफ डिफरेंस या फिर ऑफ वेरिएंस। सही जवाब क्या होगा?
सभी लोग आंसर करें, कमेंट में सभी लोग आंसर किया करें। और कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, तो कोई अलग से वीडियो आपका बन जाएगा, या फिर इस वीडियो में हो सकेगा तो बता देंगे। तो फॉर कनेक्शंस के लिए संबंधों, यानी यहाँ पर क्या होगा, सीखने के लिए के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रेनफोर्सिंग द कनेक्शंस बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सही जवाब क्या था यहाँ पर, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन साइंस practicals boys generally take control of apparatus and ask girls to record data or wash utensils. This tendency reflects that विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है कि लड़कियां बहुत ही नाजुक होने के कारण ऐसे कार्य करना पसंद करती हैं जिनमें कम एनर्जी लगती है, कम एनर्जी कंज्यूम होती है। सेकंड क्या है, लड़कियां बहुत ही बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं, यानी ऑब्जर्वर होती हैं इतनी अच्छी, और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन से। थर्ड क्या है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। फोर्थ क्या है, मतलब थर्ड में क्या है, स्टीरियोटाइपिंग। फोर्थ में है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं। बॉयज़ कैन हैंडल इक्विपमेंट्स मोर इफिशिएंटली एज दे आर नेचुरली इंडोर्ड फॉर डूइंग सच थिंग्स, क्योंकि प्राकृतिक रूप से इस प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर यहाँ पे किया करें। सही जवाब है थर्ड, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स टेक्स प्लेस इन स्कूल ऑल्सो। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मीन्स निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में, अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है, पेरेंट्स आर कंपल्सरीली फोर्स्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू अवॉइड प्यूनिटिव एक्शंस। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। मतलब अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 अभिभावकों पर जोर डाला गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कंपल्सरी एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कंटिन्यूअस टेस्टिंग। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स विल इंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उचित सरकारें जो हैं वो दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, सभी लोग आंसर करें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सही जवाब होगा, उचित सरकारें उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी, क्योंकि सिर्फ ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार की भी है, इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका आता है, निःशुल्क शिक्षा फॉर डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि आप क्या बोलेंगे, विकलांग विद्यार्थियों के लिए कौन से ईयर में
या फिर बोलते हैं कौन कितने वर्ष तक की आयु के में उनके लिए मतलब ये चीज़ अनिवार्य होती है। तो वैसे नॉर्मल के लिए कितनी होती है 6 to 14 और डिसेबल्ड के लिए 6 to 18 रहती है, याद रखिएगा 6 to 18। और अधिनियम कब पारित हुआ था 2006 में, ये वाला डिसेबल्ड पर्सन वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शंस हैं क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यों की स्पष्टता, नॉलेज ऑफ टीचिंग शिक्षण का ज्ञान, रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग योजना की दृढ़ता, नॉलेज ऑफ प्यूपिल्स शिक्षार्थियों का ज्ञान। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आंसर करें। लेसन प्लानिंग आप भी बनाए होंगे, आप सभी लोग बनाते होंगे जब आपने ट्रेनिंग की है अपनी। तो कौन सा सिद्धांत इसमें पाठ्य योजना में लेसन प्लान में नहीं शामिल था? ठीक है, देखते हैं। थर्ड, योजना की दृढ़ता, रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग। मतलब कोई भी चीज बोलते हैं क्लासरूम में रिजिड नहीं होनी चाहिए, दृढ़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो आपका असेसमेंट है, एग्जाम्स हैं, ये सारी चीजें भी रिजिड नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके की होनी चाहिए सभी चीजों में, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप जो है एकदम बच्चों के हिसाब से ही पूरी तरीके से ढल जाए। मतलब इससे उनके अंदर क्या आ जाएगी, एक तरीके की अनुशासनहीनता आ जाएगी, डिसिप्लिन खो देंगे वो। तो डिसिप्लिन में भी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई भी चीज उनके ऊपर इम्पोज नहीं करनी है। उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के मतलब इच्छा के अनुसार क्या, उनकी रुचि के अनुसार कार्य करिए, बट फ्लेक्सिबिलिटी रखिए चीजों में, इम्पोज मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स मीन? अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, स्व अनुशासन और नियंत्रण, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, अपने सीखने का स्वयं अनुवेक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट्स बॉडी, स्टूडेंट बॉडी, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण। कौन सा सही होगा? सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता का स्वनियमन। सही जवाब दें जल्दी जल्दी। ज्यादातर लोगों का जवाब सही। और देखते हैं सही जवाब यहाँ पे क्या था, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, अपने सीखने का स्वयं अनुवेक्षण करने की योग्यता। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही था। स्वनियमन की बात हो रही थी, सेल्फ रेगुलेशन की। ठीक है, तो मॉनिटर कर रहे हैं वो एक तरीके से खुद की लर्निंग को। सही जवाब था एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। नेक्स्ट, द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन ड्यूवी आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये मैंने शायद शुरुआत में बताया था, देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय किस चीज के उदाहरण हैं? फैक्ट्री स्कूल्स, फैक्ट्री विद्यालय, प्रोग्रेसिव स्कूल्स, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक विद्यालय, या फिर कॉमन स्कूल्स, सामान्य विद्यालय। सही जवाब होगा यहाँ पर प्रोग्रेसिव स्कूल्स। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था त्रिध्रुवीय सिद्धांत, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्य चर्चा, तीन चीजों को शामिल किया था इन्होंने। जॉन ड्यूवी थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई इज अ पावरफुल मीन्स, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि पीसी डैश का एक सशक्त साधन है। चार ऑप्शंस आप देख रहे होंगे यहाँ पे।
ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, ऑफ एलिविएटिंग द बर्डन ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए, ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस कॉज्ड ड्यू टू रूटीन टीचिंग, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर रखने के लिए, या फिर टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए। समूह परियोजना गतिविधि किस लिए है? सभी लोग जवाब दें। सही जवाब है यहाँ पर फर्स्ट, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए, और फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन। ग्रुप एक्टिविटीज जब आप करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सोशलाइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट, आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी, रिवॉर्ड्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, उसके लिए पुरस्कार बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है पुरस्कार की। सेकंड, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आर एनफ टू कीप हिम या फिर हर मोटिवेटेड, के लिए बाह्य पुरस्कार उसके भी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। थर्ड है, लेवल ऑफ मोटिवेशन इज लोअर देन एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट, जो बाहरी रूप से अभिप्रेरित है विद्यार्थी, उसकी तुलना में आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का मोटिवेशन कम है, ये बोल रहा है। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, उसके लिए कोई भी फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। कौन सा सही होगा ऑप्शन? कमेंट में सही आंसर करें सभी लोग। यहां पर सही जवाब आपका था सेकंड। ठीक है, रिवॉर्ड्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, गलत, कि कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप किसी भी प्रकार का उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे, ना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको क्या है, के लिए बाह्य पुरस्कार के प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब कि आप उसको इंट्रिंसिकली मोटिवेट नहीं कर रहे हो, उसको आप कोई गिफ्ट दे रहे हो, जैसे कि आप उसको कोई कप, जो कप मिलता है रिवॉर्ड के रूप में वो, या फिर आपका कुछ भी ऐसी चीज एक्सटर्नल हो जो वो दे रहे हो, तो वो उसकी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है, और उसके लिए एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है, जो भी बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है। थर्ड वाला जो था ऑप्शन, ये भी गलत है। यहाँ पर बाह्य रूप से अभिप्रेरित जो बच्चा होगा उसकी तुलना में प्रेरणा स्तर तो उसका ज्यादा होगा ना, मोटिवेशनल जो मतलब लेवल होगा मोटिवेशनल का वो ज्यादा होगा। एक बच्चा जो कि सिर्फ गिफ्ट्स पे बेस्ड है कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे ज्यादा मोटिवेशन उसमें ऑब्वियसली होगा। फोर्थ वाला, औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं, औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों नहीं है? औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तो होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि विद्यालय ना भेजा जाए जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, तो ये गलत चीज है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसे कह सकते हैं, सेकंड वाला। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट मोटिवेशन इज, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। चार ऑप्शंस, द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। सेकंड, द टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तीसरा, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। टेंडेंसी टू एक्ट इम्पल्सिवली, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा। सभी लोग कमेंट में आंसर करें जल्दी से। सही जवाब, चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, क्वेश्चन था आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो एक वही चीज है ना, अगर आप कोई कार्य शुरू करते हो किसी अभिप्रेरणा से ही शुरू करते हो, किसी भी कार्य को करने का पहला स्टेप क्या होगा? मोटिवेशन, प्रेरणा, अभिप्रेरणा जिसे बोलते हैं।
प्रेरणा नहीं होगी तो आप जो है कोई कार्य शुरू ही नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर आप कार्य शुरू भी कर रहे हो तो अगर आप उस कार्य में लगातार डटे हो, लगातार कर रहे हो उस कार्य को, तब भी वो आपका मोटिवेशन है। वरना मोटिवेशन अगर आपका डाउन हो जाएगा, लोअर लेवल हो जाएगा अगर उसका, तो आप उस कार्य को बीच में ही छोड़ दोगे या फिर उसको टफ समझ लोगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसलिए सही हो जाता है, कोई भी अगर चैलेंजिंग टास्क है तो उसमें आपको करते रहना है, डटे रहना है, वो एक प्रेरणा से ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, फिर आप देख रहे हो कि बहुत ब्रॉड है, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो आप पढ़ना छोड़ दो कि अरे इतना नहीं मुझसे हो पाएगा, तो वो आपका वहां पर मोटिवेशन हो जाता है कम। अगर आप मोटिवेटेड हो कि हाँ इस बार मुझे सीटेट निकालना ही है, फिर केवीएस निकालना ही है, फिर मुझे जॉब पानी ही है, तो आप लगातार लगे रहोगे जैसे कि आप लगे हो, है ना। तो सही जवाब कौन सा था? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल वेटिंग टाइम फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। मतलब कि जो रिस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट से, उसके लिए प्रतीक्षा का समय क्या होना चाहिए? पहला, टाइम अलॉटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक इन द करिकुलम, पाठ्य चर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। सेकंड, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न की कठिनाई के स्तर के अनुपात में होना चाहिए। थर्ड, टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस लेसन्स, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ठीक है, और फोर्थ क्या है? रिलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन इन द रियल लाइफ, विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। मतलब रियल लाइफ में जो उनके द्वारा समय लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप समझ रहे होगे कि क्या बात ये कहने की कोशिश कर रहा है। प्रतीक्षा समय, प्रतिक्रिया प्राप्त करने का जो समय है वो प्रतीक्षा प्राप्त करने का के समय के सही अनुपात में होना चाहिए। उसके ऑप्शन यहाँ पर दिए रखे हैं। सही जवाब क्या होगा? प्रश्न की कठिनाई का स्तर। मतलब कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अगर ज्यादा डिफिकल्ट है तो उस अनुपात में आप उसको टाइम दोगे कि ज्यादा डिफिकल्ट है तो हम ज्यादा टाइम देंगे। कम डिफिकल्ट है, मतलब इजी, मीडियम, हाई, 3 लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर इजी कर रहे हो तो आप 5 मिनट दे रहे हो, फिर आप मीडियम लेवल का क्वेश्चन दे रहे हो तो आप 10 मिनट दे रहे हो, आप बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन दे रहे हो तो 15 मिनट दे रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके का अनुपात, रेशियो बनाना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। ये इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है IM प्रगति मिश्रा, इसे आप सर्च कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम हैंडल है प्रगतिपथ 24/7, ये आप टेलीग्राम पर सर्च करके यहाँ से जुड़ सकते हैं। दूसरा एक है प्रगतिपथ क्विज, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। So please like, share, subscribe the channel. Thanks for watching.